तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के रिलेटेड। अब और नए क्वेश्चन देखते हैं अगले आने वाले पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी लगे रहो और अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, जो पूछा गया था गेट 2017 के अंदर फोरनून सेशन के अंदर 2 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने पेन भी सिलेक्ट कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन है, द एक्टिविटी डिटेल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट आर गिवन बिलो। और प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको। द एस्टिमेटेड मिनिमम टाइम इन डेज फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज। तो बहुत सारे हमने नेटवर्क डायग्राम बनाया, वैसा ही यहाँ पर भी एक नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं। एक्टिविटी पी जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक्टिविटी पी जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अब हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी पी वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो पहले क्या आएगी, एक्टिविटी पी आ जाएगी। एक्टिविटी पी आ गई। उसके बाद है कि क्यू जो है वो पी के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप नेटवर्क डायग्राम बनाओ तो एक बार पूरी नज़र सब एक्टिविटी के ऊपर हो और पूरी नज़र जो डिपेंडेंट है उनके ऊपर भी हो। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में आप देखते जाओ। यहाँ पर देखो, क्यू जो है वो पी के ऊपर डिपेंडेंट है, नीचे कुछ भी दिया हुआ है, और लास्ट में यहाँ पर टी में जाके दिया हुआ है कि टी भी पी के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है टी भी पी के ऊपर डिपेंडेंट है और क्यू भी पी के ऊपर, कंजिक्यूटिवली नहीं दिया गया। ऐसा ही नहीं दिया गया क्यू पी के ऊपर डिपेंडेंट है, टी पी के ऊपर डिपेंडेंट। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि एक बार पूरी नज़र होनी चाहिए पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी नज़र होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम एरोज को। तो सबसे पहले मैं नीचे भी बना सकता हूँ, ऊपर भी बना सकता हूँ, कैसे भी बना सकता हूँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम के अंदर बहुत सारी क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है। तो आप अपने हिसाब की क्रिएटिविटी के हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे मैं ले लेता हूँ, नीचे मैं ले लेता हूँ टी को ले लेता हूँ। ठीक है, और ऊपर मैं ले लेता हूँ क्यू को ले लेता हूँ। ठीक है, आप ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिया, इसको लिया, नीचे मैंने लिया टी को और ऊपर लिया क्यू को, क्योंकि टी और क्यू दोनों के दोनों, टी और क्यू दोनों के दोनों पी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास है कि आर जो है, आर जो है वो क्यू और टी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। आर जो है वो क्यू और टी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि क्यू और टी के डिपेंडेंट जो है, क्यू और टी के ऊपर आर भी डिपेंडेंट है और क्यू और टी के ऊपर यू भी डिपेंडेंट है। तो कुछ ऐसा अच्छा बनाना ताकि दोनों काम आपके हो जाए। तो सबसे पहले तो मुझे इतना पता चल रहा है कि यहाँ पर मुझे डमी एक्टिविटी रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है, डमी एक्टिविटी रिक्वायर्ड है। तो ये एक मैं डमी एक्टिविटी बना देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी डमी एक्टिविटी। चलो, तो ये हो गई डमी एक्टिविटी बिटवीन क्यू एंड टी। अब क्यू एंड टी के ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है, तो क्यू और टी के ऊपर डिपेंडेंट है, यू भी डिपेंडेंट है और आर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, यू भी डिपेंडेंट है और आर भी डिपेंडेंट है। तो अभी मैं ऐसा बना लेता हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे कोई भी रख सकते हो क्यू और टी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि जो नेटवर्क डायग्राम के अंदर जो डिपेंडेंट एक्टिविटी है वो सारी सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं किसको बना लेता हूँ, यू और आर। यहाँ पर आर बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ यू बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ यू बना लेता हूँ। तो यू और आर दोनों है क्यू और टी के ऊपर डिपेंडेंट। अभी तक नेटवर्क डायग्राम सही जा रहा है। आगे हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, आगे हमारे पास है कि एस जो है वो आर के ऊपर डिपेंडेंट है, एस जो है वो आर के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके बाद कोई भी एक्टिविटी नहीं है, वी जो है वो यू के ऊपर डिपेंडेंट है, बस खत्म। ठीक है, दो ही एक्टिविटी अब अलोकेट करना बाकी है। एस जो है वो आर के ऊपर डिपेंडेंट है और वी जो है वो यू के ऊपर। जब दो ही बाकी है, जब दो ही एक्टिविटी बाकी है, तो यहाँ पर मैं एक सिंगल नोड बना देता हूँ कंप्लीशन का। यहाँ पर मैं सिंगल नोड बना देता हूँ कंप्लीशन का। और इन दोनों एक्टिविटी को जो डिपेंडेंट है वो आसानी से मैं बना सकता हूँ। कैसे, आर के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, आर के ऊपर डिपेंडेंट है हमारी एस। एस एक्टिविटी जो है वो आर के ऊपर डिपेंडेंट, और वी के ऊपर, वी जो है वो यू के ऊपर डिपेंडेंट, वी जो है वो यू के ऊपर। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क डायग्राम खत्म। ठीक है, यहाँ पर हर एक चीज होलिस्टिक पूरा तुम्हारा नजर होनी चाहिए पूरी एक्टिविटी के ऊपर।
और कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तभी जाकर आप नेटवर्क डायग्राम अच्छे से बना पाओ, तभी जाकर आप नेटवर्क डायग्राम अच्छे से बना पाओ। तो ये आर हो गया, आर के ऊपर एस, एस जो है वो आर के ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पर एस लिख दूंगा। यू जो है वो वी के ऊपर डिपेंडेंट, तो मैं यहाँ पर वी लिख देता हूँ। ठीक है, इसको ऊपर ही लिखते हैं ताकि नीचे हमारा टाइम आ जाए। यहाँ पर हम वी ऊपर ही लिखते हैं, और यहाँ पर भी टी जो है वो ऊपर ही लिख देंगे, यहाँ पर भी यू जो है वो ऊपर ही लिख देंगे। ठीक है, टी को ऊपर लिखते हैं ताकि नीचे हम टाइम लिख सके ना, क्योंकि टाइम भी तो आने वाला है अभी। चलो, नाउ अब फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी का टाइम हमारे पास गिवन है, अलग अलग एक्टिविटी का टाइम गिवन है, वो टाइम को पहले लिख लेते हैं। पी जो है उसका टाइम है 6 डेज के अंदर है, 6 डेज के अंदर है पी का टाइम। ठीक है, उसके बाद क्यू का टाइम जो है वो 15 डेज के अंदर है, 15 डेज के अंदर है। टी का जो टाइम है वो 10 डेज है, टी का 10 डेज है। आर का टाइम है 12 डेज, आर का 12 दिन। उसके बाद यू का है 14 डेज, यू का 14 डेज लिख लिया। एस का जो टाइम है वो 16 डेज है, तो एक एस का जो टाइम है वो 16 डेज लिख लेता हूँ। वी का जो टाइम है वो 16 डेज। चलो ये हो गया, मतलब 6, 15, 12, 16, 10, 14 एंड 16 सब कुछ मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। अब नेटवर्क डायग्राम दो तीन तरीके से बना सकते हो यार, ये आर को अगर मैं सिंगल लिखता और उसके बाद ऐसा करके बनाता तो भी चलता। ठीक है, यहाँ पर देखो एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से मैं आर को अगर मैं ऐसे भी लिखता ना, आर उसके बाद यहाँ पर एस, और यहाँ पर मैं खत्म कर सकता था, और ऐसे यहाँ पर यू को लिखता। ठीक है, तो बहुत सारे क्रिएटिव अप्रोच हो सकते हैं, और यहाँ पर मैं वी को लिख देता, ये भी चलता। ठीक है, सब कुछ चलता है, बस इतना है कि आपका जो गिवन चीज है वो सही होनी चाहिए, गिवन टेबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अपने मन से नहीं होना चाहिए, गिवन टेबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फिर नेटवर्क डायग्राम आपका जैसा भी बने, और उसके जो बेसिक रूल है वो कभी ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए। बस उतनी इतनी ही बातों का ख्याल रखना है। अब क्या करना है, तो यहाँ पर द एस्टिमेटेड मिनिमम टाइम, द एस्टिमेटेड मिनिमम टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अप्रोच वो लोग इख्तियार करते हैं कि भाई पी क्यू आर एस एक अप्रोच ले लेते हैं, पी टी यू वी एक अप्रोच ले लेंगे। ठीक है, वो सबसे बेकार अप्रोच है, उसके अंदर बहुत सारे हमको पॉसिबिलिटीज ढूंढनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज उसके अंदर ढूंढनी पड़ती है, अलग अलग रास्ते देखने पड़ते हैं कि कौन से रास्ते से हम एंड पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रास्ता जो है और सबसे अच्छा अप्रोच क्या है पता है, कि आप फॉरवर्ड पास मेथड से आगे बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर मैं 0 रखूंगा, तो पी के अंदर पी एक्टिविटी को पास करके ये नोड पर पहुंचूंगा, तो पी एक्टिविटी 6 डेज की है, तो यहाँ पर कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए। यहाँ पर कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए। उसके बाद फॉरवर्ड पास है, तो यहाँ पर ये नोड तक 2 सिंबल आते हैं, 2 एरोज आते हैं ना इनकमिंग, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, 2 एरोज आते हैं। तो यहाँ तो एक तो 6+15 कर सकता हूँ। ठीक है, 6+15 कितना होता है, 21 हो जाएगा। या तो 6+10 करूंगा, 10, और डमी एक्टिविटी का टाइम नहीं होता, तो या तो मैं 16 यहाँ पर लिखूँ या 21 लिखूँ। 6+10 कितना होगा, 16 होगा, यहाँ पर 16 तो आएगा ही, यहाँ पर तो 16 आएगा, क्योंकि इसका तो ये नोड जो है वो एक ही इनकमिंग एरो पर डिपेंड, ये एक ही इनकमिंग एरो है ना यहाँ पर। और यहाँ पर कितना इनकमिंग एरो है, एक तो यहाँ से आ रहा है क्यू क्यू की साइड से, और एक ये डमी एक्टिविटी, तो यहाँ तो 6+0 16, 16+0 16 लिखो, या तो 6+15 21 लिखो, तो ऑब्वियस बात है कि 21 लिखूंगा। फॉरवर्ड पास में मैक्सिमम हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद है यहाँ पर 21+12, 21+12 कितना होगा, 33 हो जाएगा। 21+12 कितना हो जाएगा, 33, तो यहाँ पर एक ही इनकमिंग एरो है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। 21+14 ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 35। ठीक है, अब 33+16, 33+16 करूँ या 35+16 करूँ, दोनों में से बड़ा कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास 33 है, और यहाँ पर मेरे पास 5 है, तो 33+5 करके मैं यहाँ पर पहुंचू, या यहाँ पर 35+16 करके पहुंचू, 35+16 करके पहुंचू। ऑब्वियस बात है कि मैं 35+16 ही करूंगा, क्योंकि फॉरवर्ड पास में मैक्सिमम हम कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, मैक्सिमम कंसिडर करते हैं। फॉरवर्ड पास में मैक्सिमम कंसिडर करते हैं, तो 35+16 करूंगा। तो ये आखिरी में आप जब पहुंचते हो, ये जो टाइम आपका आता है, ये आपका क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइम होगा, मिनिमम कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइम होगा। ठीक है, मिनिमम कंप्लीशन
of project time, minimum completion time of the entire project is equal to 51 days. कितना होगा? 51 days. So 51 days is correct answer for this particular question. तो यहाँ पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको 51 रखना था. अगर आप 51 रखते तो आपका 2 मार्क्स मिल जाता 2017 गेट के अंदर. 2017 गेट के अंदर आपको 2 मार्क्स मिल जाते अगर आप इस तरीके से पुट करते. तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हम पूरी सीरीज बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की, इसमें एटलीस्ट आपको नेटवर्क डायग्राम के बारे में तो समझ पड़ ही गई होगी. अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो पहले तो मैं यही चाहूंगा कि आप ये पूरी सीरीज तभी देखो जब आपने इसका बेसिक कंप्लीट कर लिया है. अगर बेसिक कंप्लीट कर लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में सही में बहुत मजा आने वाला है. और बेसिक कंप्लीट नहीं किया तो फिर क्या ही बोलूं मैं, तो आपको बहुत कम समझ में आएगा यहाँ पर. तो हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट. 51 डेज हमारा आंसर आ चुका है. जैसा कि मैंने कहा कि और दूसरे नेटवर्क भी यहाँ पर पॉसिबल है. बस इतना आपको देखना है कि ये सारी एक्टिविटीज सही साबित होनी चाहिए जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है और जो उसका ड्यूरेशन है वो, ठीक है, गिवन टेबल के अकॉर्डिंग. तो 51 डेज इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. अब मैं मिटा रहा हूं इसको और देखते हैं फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9. For a construction project, the mean and standard deviation of the completion time are 200 days and 6.1 डेज. ठीक है, मीन आपको दिया गया है टीएम आपके पास है 200 डेज एंड सिग्मा जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 6.1 डेज. इसके ऊपर क्वेश्चन रिपीट होगा मुझे ऐसा लग रहा है गेट 2022 और 2023 के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी गेट 2017 के अंदर. और एक गेट 2021 के अंदर जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो तो मतलब अलग ही लेवल का था. वो तो क्या था, अलग ही लेवल का था. तो अभी मुझे लगता है कि गेट 2022 या 2023 के में इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है. तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे अज्यूम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट z इज इक्वल टू 1.64. ये जो है ना यहाँ पर z है, z इज इक्वल टू 1.64 for the 95% of confidence level. The maximum time required in days for the completion of the project would be. तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना है. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग z की वैल्यू होती है, ठीक है, z की वैल्यू आपको पता ही होगी कितनी होती है. z की वैल्यू होती है x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा. लेकिन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बात करें, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी. ये जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी z इज इक्वल टू टी एस माइनस टी एम डिवाइड बाई सिग्मा, वेर टी एम इज मीन टाइम, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन. और जो परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पर दिया है 95% कॉन्फिडेंस लेवल, तो उसके अकॉर्डिंग z की जो वैल्यू आएगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम टाइम होगा वो हमें टीएस देगा. तो यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू कितनी है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल के अकॉर्डिंग z की वैल्यू है, z की वैल्यू हमारे पास है 95% कॉन्फिडेंस लेवल के अकॉर्डिंग 1.64. तो इसको अब हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में सारी वैल्यू ही रखनी है. यहाँ पर फॉर्मूला में सारी वैल्यू ही रखनी है. 1.64 z की वैल्यू, टीएस हमें फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट. और टीएम मीन टाइम हमारे पास है, मीन टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट 200 डेज. देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स में करते हैं वो भी यहाँ पर मीन टाइम ही होता है और यहाँ पर भी सिग्मा होता है, तो मैथमेटिक्स वाला ही है, बस उसको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है पैरामीटर्स के अंदर. यहाँ पर हो जाएगा 6.1. सो पूरा कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा, टी एस इज इक्वल टू, टी एस को सब्जेक्ट बनाओगे, सो टी एस विल बी 1.64 मल्टीप्लाई बाई 6.1 प्लस 200. सो इट विल बी अराउंड 210 डेज. ठीक है, डबल जीरो इसके बाद आ रहा है 004, तो मैं 210 डेज ही लिखता हूँ. उसके अकॉर्डिंग भी आप लिखते हैं तो सही आंसर होता है. 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था. तो यहाँ पर अगर आप 210 पुट करते, क्योंकि इंटीजर नहीं लिखा ना भाई, उस टाइम पे इंटीजर का वो कल्चर नहीं था,
2017 में वो पूछते नहीं थे कि राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, राउंड ऑफ टू अपर इंटीजर, ये तो अभी अभी उन्होंने स्टार्ट किया है 2019 के बाद से। 2018 में भी दिखने को मिलता था, बट 2017 में तो बस वो यही बोलते थे कि भाई अपना आंसर दे दो। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस भी अभी अभी स्टार्ट हुआ 2018-19 के आसपास। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, न इंटीजर मांगा है, न अप टू 1 डेसिमल मांगा है। पहले ऐसा ही था कि वो जस्ट बस आंसर मांग रहे। फिर उन्होंने सोचा कि यार रेंज डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने फिर बोला कि अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, या फिर नियरेस्ट इंटीजर वगैरह चीजें। तो 210 डेज यानी कि 210 दिन के आसपास इसका जो आंसर होगा वो सही आंसर हो जाएगा। 210 डेज के आसपास इसका सही आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपने पढ़ ही लिया होगा ये फॉर्मूला। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट द स्कोप ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क इज वेल डिफाइंड with all its drawing specifications, quantities and estimates, which of the following type of contract would be most preferred? most preferred लिखा है भाई, जो मोस्ट प्रिफर्ड है वो आपको बताना है, इनमें से कौन सा। तो ईपीसी की बात करें, ईपीसी का मतलब होता है, बहुत सारे लोगों को ईपीसी का फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में चला जाता है। इवन वो उसका एक्विजिशन भी कर लेता है, उसका इंजीनियरिंग डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में होता है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में होता है। ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में होता है जहां पर सारी चीजें इतनी अच्छे से डिफाइन नहीं होती, तो वहां पर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वेल डिफाइंड है सारी चीजें, यानी स्मॉल लेवल ऑफ क्या है, स्मॉल लेवल ऑफ सारा कॉन्ट्रैक्ट है, स्मॉल लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा और मैं अपने लूंगा 4% लूंगा या 2% लूंगा टोटल कॉस्ट का, ठीक है, और वो मेरा प्रॉफिट मार्जिन होगा। ठीक है, तो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट यानी वो अपना परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे सारे कंपोनेंट आइटम्स है, तो पर आइटम या पर कंपोनेंट का एक रेट दे देगा कॉन्ट्रैक्टर, उसको क्या बोलते हैं, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। और लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट का है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये एक प्रोजेक्ट है, ये 10,000 में होगा, अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर लंप सम के अंदर डायरेक्टली अमाउंट दिया जाता है कि भाई इतने में ये चलेगा क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोजेक्ट में कंप्लीट करके दूंगा। सामने वाले की तरफ से हाँ होगा तो इसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ना होगा तो नहीं मिलेगा। तो लंप सम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर सारी चीजें वेल डिफाइन होगी ना, तभी तो वो अपना अमाउंट दे पाएगा। अगर वेल डिफाइन नहीं है तो उसको घाटा हो जाएगा, ऐसा रैंडमली बोलेगा तो। ठीक है, तो वेल डिफाइन कब होगी, जो स्मॉल प्रोजेक्ट है, स्मॉल प्रोजेक्ट है उसके अंदर ही सारी चीजें वेल डिफाइन होगी। और स्मॉल प्रोजेक्ट और वेल डिफाइंड चीजों के लिए, जिसके अंदर क्वांटिटीज से लेकर स्पेसिफिकेशन से लेकर ड्राइंग से लेकर एस्टिमेट से लेकर सब कुछ वेल डिफाइन होगा, वो स्मॉल प्रोजेक्ट के अंदर ही पॉसिबल होगा। बड़े प्रोजेक्ट के अंदर तो यार टाइम भी जाएगा, क्वांटिटीज और थोड़ा स्पेसिफिकेशन भी थोड़ा हिल जाता है। तो छोटे प्रोजेक्ट के लिए लम सम कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है और इसके अंदर ही सारी चीजें वेल डिफाइन की जाती है। तो लम सम कॉन्ट्रैक्ट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। अभी फिलहाल बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि गेट 2020-21 के अंदर बिड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कॉन्ट्रैक्टर और बिड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब पता नहीं इनको क्या करना चाह रहे हैं ये लोग, कि एक बार जो सिलेबस से निकाल लिया फिर उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ आईआईटी बॉम्बे ने ही किया होगा, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, या उनका एमटेक में अच्छा है। बाकी ये बाकी आईआईटीज नहीं करेंगी कि जो चीज सिलेबस से निकाल दिया है उसको फिर से पूछे। तो फिलहाल बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट जो है वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है आईआईटी खड़गपुर की तरफ से। 2022 शायद वही लेगी ना, तो उनकी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस भी आ जाएगा, तब पता चल जाएगा। वैसे तो अभी लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि बार बार वो सिलेबस चेंज नहीं करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम m एंड पेसिमिस्टिक टाइम p इन डेज ऑफ द एक्टिविटीज इन द क्रिटिकल पाथ आर गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ OMP। इन द फॉर्म ऑफ OMP का क्या मतलब है, यानी पहला जो टाइम दिया गया है ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम होगा, ये सारे के सारे क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, ये जितने भी ऑप्टिमिस्टिक टाइम है।
ठीक है, चलो। और उसके बाद वाले जो है वो मोस्ट लाइकली टाइम, ये जो है मोस्ट लाइकली टाइम है। इसी तरीके से सबका बीच वाला जो है वो मोस्ट लाइकली टाइम है। और लास्ट वाला जो है पी, पी मतलब पेसिमिस्टिक टाइम, तो ये जो है पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी OMP फॉर्मेट में पहला जो टाइम दिया है 8, ये सारे डेज के अंदर है ना, तो 8 डेज ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, 10 डेज ये हो जाएगा मोस्ट लाइकली टाइम, 14 डेज ये हो जाएगा पेसिमिस्टिक टाइम। इसी तरीके से इसमें भी ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक सब में। ठीक है, अब यहाँ पर रास्ता एक ही है, ई से लेकर आई तक कंप्लीट करने का रास्ता एक ही है, तो यही हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पाथ यही होगा। तो आपको क्या बताना है, द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट पूछा हो या क्रिटिकल टाइम पूछा हो, क्रिटिकल टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, वो सारी बातें एक ही है। ठीक है, आपको फॉरवर्ड पास मेथड से जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हर एक एक्टिविटी जो है, हर एक एक्टिविटी जो है उसका सिंगल टाइम नहीं दिया गया। ठीक है, सिंगल टाइम नहीं दिया गया, सबके यहाँ पर 3-3 टाइम दिए हैं, तो 3 टाइम दिए गए, यानी ये पर्ट के अंदर होगा, PERT। और पर्ट के अंदर हर एक एक्टिविटी का अगर एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है तो फॉर एक्टिविटी पहली एक्टिविटी हमारी होगी EF, फॉर एक्टिविटी EF एक्सपेक्टेड टाइम TE1। ठीक है, TE1 ही बोल देता हूं मैं, TE1 इज इक्वल टू T ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई T मोस्ट लाइकली टाइम प्लस TP पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6। ये फॉर्मूला है, आपको पता ही होगा। सो फॉर एक्टिविटी EF TE1 कितना हो जाएगा, TO हमारा 8 है प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस TP हमारा 14 है डिवाइड बाय 16। फटाफट से कैलकुलेटर से करो तो आपका आंसर आएगा 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 6, 10.33 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 10.33 आ रहा है। हाँ, सभी का 10.33 आ रहा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10.33, 10.33 डेज। यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई कितना, यहाँ पर TE1 हो जाएगा 10.33, लिख दिया। FG की बात करते हैं, एक्टिविटी FG की बात करते हैं, तो फॉर एक्टिविटी FG, फॉर एक्टिविटी FG कितना होगा, इसी के लिए भी यही वाला फॉर्मूला यूज करना है भाई, यही वाला फॉर्मूला सभी के लिए यूज करना है। बार बार फॉर्मूला में नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया, यही फॉर्मूला सबके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर FG का क्या हो जाएगा। ठीक है, आप फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हो। TE2 इज इक्वल टू, इसका ऑप्टिमिस्टिक 6 है, मोस्ट लाइकली 8 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 11 डिवाइड बाई 6। ठीक है, यहाँ पर नीचे टेलीग्राम का सिंबल आ गया, तो टेलीग्राम को भी कर लेना अगर ज्वाइन नहीं किया है तो। चलो, अब 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 11 डिवाइड बाई 6 फटाफट से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 11 डिवाइड बाई 6, 8.16 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8.16 आ रहा है। 8.167 डेज लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं 8.167 डेज, 8.167 डेज। ठीक है, चलो ये हमारा TE2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, TE2। सिमिलरली एक्टिविटी GH के लिए, एक्टिविटी GH के लिए, ठीक है, एक्टिविटी GH के लिए अब क्या हो जाएगा, TE3 इज इक्वल टू, TE3 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 10 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 10, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, 7.167 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7.167 डेज। यहाँ पर आ गया। यूट्यूब का सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो कर ही लिया होगा, मुझे उम्मीद है जितने भी ये लोग देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर मैं डील कर रहा हूँ, तो उन्होंने कर ही लिया होगा। एक्टिविटी GH कर दिया, अब HI की बात करते हैं। एक्टिविटी HI के लिए क्या हो जाएगा, TE4 विल बी इक्वल टू 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 18 डिवाइड बाई 6। कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 18
डिवाइड बाय 6, 12.16 कितना हो गया ये? 7 डेज। ठीक है, तो ये तो एक अप्रोच था कि आप अलग अलग निकाल लो, आप अलग अलग निकाल लो और फिर उसका समेशन कर दो, तो आपको एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो इस सबका समेशन ही करना और कुछ नहीं करना। लेकिन एक और अप्रोच मैं बताता हूँ जो काफी इफेक्टिव है, मैं वो यूज करता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने नॉर्मल अप्रोच बताया। एक और अप्रोच है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। तो अभी इन सब का समेशन ही करना है, इन सब का समेशन ही करना है, तो इन सब का समेशन कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितना आंसर आएगा। तो इन सब का समेशन अगर हम करें, इन सब का अगर हम समेशन करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10.33 प्लस 8.167 प्लस 12 पॉइंट, ये मैंने 12 पॉइंट नहीं करना चाहिए, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँ। तो 7.167 प्लस 12.167 कितना आंसर आ रहा है फटाफट से? ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट टीई इज इक्वल टू TE1 प्लस TE2 प्लस TE3 प्लस TE4 ही किया है। क्या है? TE4 ही किया है। तो कितना आ रहा है ये फटाफट से आप कैलकुलेट कर लो। तो 10.33 प्लस 8.167 प्लस 7.167 प्लस 12.167 37.833 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 37.833 डेज के आसपास आएगा। ठीक है, ये तो हुआ नॉर्मल अप्रोच, ये तो नॉर्मल अप्रोच की बात हुई। अब मैं जो बेस्ट अप्रोच की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या करना है, उसमें बेस्ट अप्रोच में ऐसा है कि सबको एक साथ ही ले लो, सबको एक साथ ही ले लो। ये जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, ये जो, इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ तो भी जगह होगी। ये जो फॉर्मूला है, यहाँ से भी सब कुछ मिटा देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूला को बड़े लेवल पे अप्लाई करो। बड़े लेवल पे अप्लाई करने का मतलब ये है कि अब डायरेक्टली मैं टीई अप्लाई करूंगा। टीई इज इक्वल टू समेशन ऑफ टीओ ऑफ ऑल एक्टिविटीज प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम ऑफ ऑल एक्टिविटीज प्लस प्लस ऑप्टिमिस्टिक हो गया, पेसिमिस्टिक टाइम सभी का डिवाइड बाय 6। तो ये क्या होगा पता है? समेशन ऑफ टीओ कितना होता है, यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सबको यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। समेशन ऑफ टीओ इज इक्वल टू 8 इसका, 6 इसका, 7 इसका और 5 इसका। तो आप कैलकुलेट कर लो कितना हुआ। 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5, 26 हो जाएगा। 26 कितना हो जाएगा? 26 ही हो जाएगा। उसके बाद सिमिलरली मोस्ट लाइकली टाइम का भी सबका समेशन कर लो, मोस्ट लाइकली टाइम का भी समेशन कर लो। तो मोस्ट लाइकली टाइम का अगर मैं समेशन करूं, ठीक है, मोस्ट लाइकली टाइम का समेशन करूं, समेशन ऑफ टीएम, और उसके बाद मैं करूंगा समेशन ऑफ टीपी। चलो, तो मोस्ट लाइकली टाइम सभी का आप समेशन करो, तो इसका 10 है, पहले वाले का 10 था, दूसरे वाले का 8 था, फिर उसके बाद 7 और उसके बाद 12। तो 10 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 12, ये हो जाएगा 18, और 18 और 7 25 और 12 37, ये हो जाएगा 37। और सबका टीपी कर लो, प्लस 14 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 18, तो ये हो जाएगा सबका टीपी का समेशन हो जाएगा 14 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 11, 53 हो रहा है ये तो। ठीक है, 53 हो रहा है। ऑब्वियस बात है ना, पेसिमिस्टिक टाइम का मतलब ये होता है कि ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब ये कितना आया? 26, 26, 4 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ टीएम कितना आया? 37 प्लस समेशन ऑफ टीपी कितना है? 53 डिवाइड बाय 6। ऐसा भी अप्रोच आप कर सकते हो। ये अप्रोच सिंपल रहेगा, जो बाद वाला अप्रोच है जिसके अंदर सब कुछ साथ में अप्लाई। 26 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 37 प्लस 53, 227 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, क्या? 37.833 डेज। तो मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दिए, दोनों अप्रोच आपके सामने ही है वैसे। ठीक है, या तो इंडिविजुअली अप्लाई करो या तो एक साथ में कर दो, लेकिन मेरा फेवरेट कौन सा है? एक साथ वाला, ये मेरा फेवरेट है। एक साथ वाला जो है ये मेरा फेवरेट है।
ठीक है। बाकी अगर आपको इंडिविजुअल अप्लाई करना है तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, इससे भी आंसर तो करेक्ट आ ही जाएगा, जैसा कि मैंने आपको करके बताया। तो मिटा रहा हूँ इसको, देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स, ये गेट 2016 आफ्टरनून सेशन के अंदर 2 मार्क्स का पूछा गया था। द एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एओए नेटवर्क है। एओए नेटवर्क का क्या मतलब होता है, एक्टिविटी ऑन एरो, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। एक होता है एक्टिविटी ऑन नोड, एओएन, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटी कहाँ पर है, एरो के ऊपर है। तो दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं नेटवर्क डायग्राम के, एक तो होता है एक्टिविटी ऑन एरो, यहाँ पर एक्टिविटी ऑन एरो है, ये सारी पी क्यू टी डब्ल्यू आर एस ये सारी एक्टिविटीज है। और एक तो होता है एक्टिविटी ऑन नोड, नोड के ऊपर एक्टिविटीज दी होती है, वो भी एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। नाउ तो एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज शोन इन फिगर, द ड्यूरेशन एक्सप्रेस डेज ऑफ एक्टिविटीज मेंशन बिलो, हमें पता ही है भाई। द क्रिटिकल ड्यूरेशन फॉर दिस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी फॉरवर्ड पास से आगे बढ़ो, जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा। तो इसको मैंने बड़ी स्क्रीन पर ले लिया ताकि मैं अच्छे से इसको सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो चलो फॉरवर्ड पास मेथड अभी हमने बहुत देख लिया भाई, इतने सारे पार्ट में हमने यही किया और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर जीरो, जीरो के अंदर +2 करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 के अंदर +3 करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ पर एक ही इनकमिंग एरो है तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इनकमिंग एरो है, देखो एक तो मैं 2 + 3 से भी यहाँ पर जा सकता हूँ और एक तो डायरेक्ट 6 से भी जा सकता हूँ, ये डमी एक्टिविटी है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 6 से ही जाऊंगा, क्यों 6 से जाऊंगा, क्योंकि जो ज्यादा होगा वही कंसिडर होगा फॉरवर्ड पास के अंदर अगले वाले नोड में। तो 2 + 3 से 5 होता है और यहाँ पर डायरेक्टली मुझे 6 मिल जाता है तो मैं 6 कंसिडर करूंगा। उसके बाद 6 और इनकमिंग एरो यहाँ 80 के ऊपर भी 2 है, 80 वाला जो नोड है उसके ऊपर भी 2 है। तो पहले मुझे यहाँ का कैलकुलेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ भी 2 है, 70 के ऊपर भी 2 तरीके से जा सकते हैं। बट यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर भी हम या तो 5 लिखे या तो 6 लिखे, तो 6 ही लिखेंगे। क्यों 6 लिखेंगे भाई, अरे 6 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 5 से बड़ा 6 है तो 6 ही, जैसा कि हम हर बार कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर 6 + 3 कितना होगा, 9 होगा और यहाँ पर 5 + 5 कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर हम 10 कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, 10 कंसिडर करेंगे। 10 कंसिडर किया, उसके बाद अब यहाँ पर 10 + 3 13 होगा और यहाँ पर 6 + 2 8 होगा, ठीक है। 6 + 2 8 ही होता है और 10 + 3 13 ही होता है, ठीक है। हाँ तो ये दोनों चीजें, तो हम यहाँ पर 13 कंसिडर करेंगे। और उसके बाद 13 + 2 एक ही 90 के अंदर एक ही इनकमिंग है तो 13 + 2 15 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन बनता है, इनके 15 डेज आना चाहिए। ऑप्शन भी दिए थे क्या, शायद मैंने मेंशन किए नहीं किए पता नहीं। हाँ मैंने मेंशन किया ना यहाँ पर, द क्रिटिकल ड्यूरेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट इज 15 डेज, सो 15 डेज इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 15 डेज इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कितनी आसान से, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। बस फॉरवर्ड पास मेथड का ध्यान रखना था, ठीक है। फॉरवर्ड पास मेथड, तो यहाँ पर 15 जो हमारा आंसर आया यही करेक्ट होगा। और यहाँ पर वो एक अप्रोच होता है ना कि अलग अलग रास्ते देखे जाके, PRUWX एक रास्ता है, PQTWX एक रास्ता है। वो रास्ते वाली जो मेथड है वो मैं प्रीफर नहीं करता, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा। क्यों प्रीफर नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर बहुत टाइम वेस्ट होता है यार, अलग अलग अप्रोच और अलग अलग पॉसिबिलिटी सोचने में टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा यही है कि भाई फॉरवर्ड पास से आगे बढ़ते जाओ, जो फाइनल आंसर आएगा ये हमारा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम होगा, मिनिमम कंप्लीशन टाइम बोल दो या क्रिटिकल टाइम फॉर एंटायर प्रोजेक्ट बोल दो, सब बात एक ही है। यहाँ पर क्लियर ड्राइंग करता हूँ, इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर खत्म करते हैं, इसका आंसर आ चुका है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 1 मार्क का है, गेट 2016 आफ्टरनून सेशन। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर भी हमें क्या दिया है, नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है। कितनी भी एक्टिविटीज है उससे फर्क नहीं पड़ता, एक बार नेटवर्क डायग्राम दिया है ना, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम थोड़ी क्या है, आर्टिस्टिक चीज है, ठीक है। क्या है, उसके अंदर ऐसे डायरेक्टली ड्रॉ नहीं होता, उसके अंदर कभी कभी अगर नहीं दिया, जैसा कि हमने प्रीवियस बहुत सारे एग्जांपल किए, तो जहाँ नहीं गिवन था ना वहां पर ड्रॉ करने में हमें बहुत सारी एक्टिविटी को एक साथ कॉन्शियसनेस में देखना पड़ता था कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, और सारी जो हम डिपेंडेंट एक्टिविटी बता रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं सही है, ठीक है। तो वो उसमें बहुत टाइम लगता है, अगर आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना हो, फिर उसका डिपेंडेंसी चेक करना वो भी अलग से टाइम है। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हमें डायरेक्टली नेटवर्क डायग्राम गिवन है, नेटवर्क डायग्राम गिवन है। नेटवर्क डायग्राम गिवन है, करना क्या है, देखो पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं यार।
A construction project consists of 12 activities. The estimated duration in days required to complete each of the activities along the corresponding network diagram shown in figure दिख ही रहा है हमें, ठीक है? और ये एक्टिविटीज़ का यहाँ पर ड्यूरेशन भी वगैरह गिवन है। ओह! अच्छा, एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन तो यहाँ पर गिवन है, ठीक है? मैंने पीछे इसका एक बनाया है, बट एक्टिविटी ड्यूरेशन तो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पर इसको खत्म करते हैं फटाफट से, यहीं पर इसको खत्म कर देते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 0 से स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड पास मेथड से। एक्टिविटी ए को कंप्लीट होने में 1 दिन लगेगा, तो 1 दिन इसका कर दिया। एक्टिविटी बी कितने टाइम की है? 7 डेज़, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। एक्टिविटी सी का कितना टाइम है? 30, तो 30, ठीक है? एक्टिविटी डी के अंदर 2 इनकमिंग है, एक तो यहाँ से 30 आ सकता है और यहाँ से, और ये क्या कर रहा हूँ मैं? 30 है तो 38 हो जाएगा ना भाई? यहाँ पर 30 है तो 38 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर 38 हो जाएगा। 30 तो एक्टिविटी सी का टाइम है, उसके साथ ऐड भी होगा ना, उसके साथ क्या ऐड होगा? उसके साथ 30, ये सी का टाइम है तो 30 और 8 तो पुराना था ही, तो टोटल यहाँ पर 38 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। इसी तरीके से एक्टिविटी डी भी 30 डेज़ की है, तो 30 + 8 यहाँ पर भी 38 हो रहा है और यहाँ से आएगा तो भी 38 ही होगा। फिर उसके बाद एक्टिविटी ई जो है वो कितने टाइम की है? एक्टिविटी ई 25 डेज़ की है। 25 डेज़ की, 38 + 25 करना पड़ेगा। 38 + 25 होता है 63, यहाँ पर कर देंगे 63, ठीक है? उसके बाद एक्टिविटी एफ जो है वो 7 डेज़ की है, तो 7 डेज़ बढ़ा दो तो यहाँ पर हो जाएँगे 70, कितना हो जाएगा? 70। उसके बाद ही हमारे पास एक्टिविटीज़ जी जो कि यहाँ से आएगी 38 प्लस ये भी 25 डेज़ की है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा, यहाँ पर भी 63। एक्टिविटी एच जो है वो 7 डेज़ की है, तो यहाँ पर 70 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पैरेलल सा सब कुछ साथ में चल रहा है। अब 10 वाला जो नोड है इसके अंदर 2 एक्टिविटी इनकमिंग है, 2 एरो इनकमिंग है, एक तो जे से पास होकर आ रहा है और एक तो आई से पास हो रहा है। तो जे और आई का ड्यूरेशन सेम है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन तो वही आएगा 77। दोनों का ड्यूरेशन कितना है? जे और आई का 7 डेज़ है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। एक्टिविटी के जो है वो 3 दिन की है, यानी कि 80 डेज़ यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर आगे जाएँगे तो ये हो जाएगा 81 डेज़, ठीक है? 81 डेज़। अब बैकवर्ड पास करना है, बैकवर्ड पास के अंदर प्रोजेक्ट को खत्म करना है, तो मैं 8 जो है अलग कलर ले लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ। यहाँ बैकवर्ड पास में 81 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 80 होगा, यहाँ पर 77 होगा, ठीक है? सबका ड्यूरेशन के और एल का माइनस करना है और कुछ नहीं करना। अगेन पूरा जो है प्रोजेक्ट जो है वो सिमेट्रिक है, तो सबका सेम ही होगा, यहाँ पर 70 होगा, यहाँ पर 70 होगा, यहाँ पर 63 होगा, यहाँ पर 63 होगा, यहाँ पर 38 होगा, यहाँ पर 38 होगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 30 दोनों में से माइनस एक ही होगा। 8 में से बी का 7 माइनस कर दो, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। चलो, अब टोटल फ्लोट की बात करते हैं। टोटल फ्लोट जो पूछा गया है उसका, टोटल फ्लोट फॉर एक्टिविटी 5-7, ठीक है? एक्टिविटी 5-7, तो एक्टिविटी 5-7 की अगर हम बात करें तो कहाँ है 5-7? ये रहा, ये जो दिख रहा है ना 5 और 7, ये दोनों है 5-7। तो हम टोटल फ्लोट का क्या फॉर्मूला लगाते हैं? टोटल फ्लोट मैंने आपको पहले ही बताया था, गेट 2021 के अंदर क्वेश्चन था इस टाइप का, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था। टोटल फ्लोट इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस TIJ, ठीक है? तो लेटेस्ट फिनिश टाइम 6-7 का क्या है? यहाँ पर मैं ड्रॉ भी कर दूं जिसको नहीं दिख रहा, ठीक है? ये है हमारे पास 5-7 की बात चले तो ये 5 है, ये 7 है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 38 है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम 63 डेज है। एक्टिविटी जी का जो टाइम है, एक्टिविटी जी का जो टाइम है वो यहाँ पर गिवन है। जी का टाइम 25 डेज है, तो 25 डेज यहाँ पर गिवन है। ये हमारा हो जाएगा TIJ, ठीक है? ये हो जाएगा TIJ। अब इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भी 38 डेज है और लेटेस्ट फिनिश टाइम 63 डेज। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम 63, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 38 माइनस TIJ, एक्टिविटी जी का ड्यूरेशन है 25, तो ये हो जाएगा आंसर 0, ठीक है? ये आंसर हो जाएगा 0। 63 माइनस 38 माइनस 25 विल बी 0। तो टोटल फ्लोट फॉर एक्टिविटी 5-7 0 आ रहा है। इसी तरीके से टोटल फ्लोट फॉर एक्टिविटी 11 एंड 12 कितना होगा? यहाँ पर दिख रहा है 11-12 दिख रहा है यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर है 11 12। कुछ नहीं करना, इसके अंदर भी वही अप्रोच लगेगा जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं। ठीक है, जो अभी तक देखते आ रहे हैं। टोटल फ्लोट यहाँ पर कितना होगा, टोटल फ्लोट इज इक्वल टू LFT। इसका LFT कितना है, यही फॉर्मूला लगाना है भाई। अब बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखता, यही फॉर्मूला लगाना है, LFT माइनस EST माइनस TIJ। इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम 81 है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 80 डेज है, और एक्टिविटी L का ड्यूरेशन है हैंड ओवर टू फंक्शन। ठीक है, -1 TIJ इसका है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0। इसका भी टोटल फ्लोट 0 आ रहा है, और इसका भी टोटल फ्लोट 0 आ रहा है। जब दोनों का 0 आ रहा है तो 008 करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन सी के अंदर दिख रहा है। करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ठीक, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलो। तो फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की भी हमने कंप्लीट सीरीज कर ली। ठीक है, तो अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंप्लीट किया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट किया, यानी कि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस गेट क्वेश्चन थे, स्पेशली गेट 2016 टू स्पेशली गेट 2021, अभी तक इतने सारे गेट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अवेलेबल हुए। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और गेट की तैयारी करते हो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आपके कॉलेज के ग्रुप्स होंगे और टेलीग्राम वगैरह के ग्रुप्स होंगे, तो आप उसके अंदर भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो सीरीज का बेनिफिट उठा सके। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो कंटेंट जितना भी हमने प्रोवाइड किया, सारा का सारा प्रीमियम सीरीज कंटेंट है, यानी कि हर क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर ही नहीं, बट सॉल्यूशन के साथ साथ जितनी एडिशनल चीज़ जो समझानी थी वो भी सारी चीज़ें समझा दी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।